यह दंड और पुरुष के बीच में संबंध है, और वो संबंध है संयोग। लेकिन हम देखते हैं कि संयोग संबंध है, संयोग संबंध के लिए आवश्यक है कि दंड भी हो और पुरुष भी हो। अगर इन दोनों में से एक नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। तो संबंध जब भी होगा दो संबंधियों के बीच में होगा। लेकिन अगर इन दो संबंधी में एक संबंधी, मान लीजिए एक्स है, वो अगर वाई में रहे, एक्स इज इन वाई या एक्स इज ऑन वाई। मैं जब कहता हूं कि एक्स वाई में है, या मैं ये कहता हूं एक्स वाई पर है, मैं कुछ भी कहता हूं। मैं कहता हूं, मान लीजिए एक्स रखा मैंने, पट तंतु में है, पट तंतु में है। या मैं कहता हूं पेन इज ऑन टेबल, पेन टेबल पर है। हम यहां क्या देखते हैं? हम यहां देखते हैं कि एक जो है तंतु जो है वो आधार है, और पट जो है वो आधेय है। टेबल जो है वो आधार है, और पेन जो है वो आधेय है। तो ये संबंध जो है संयोग, यह संबंध जो है समवाय, हम यहां देखते हैं इन दोनों संबंधों में एक आधेय है और एक आधार है। तो ऐसे संबंध जिनके दो संबंधियों में से एक संबंधी आधेय हो और दूसरा आधार हो, ऐसे संबंध को हम वृत्ति नियामक कहते हैं। वृत्ति नियामक कहते हैं। लेकिन जहां आपको ये पता है कि दोनों संबंधित है, आपको ये पता है कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई, लेकिन मैं कहता हूं राम लक्ष्मण का भाई, राम इज रिलेटेड टू लक्ष्मण। अब देखिए, यहां राम और लक्ष्मण के बीच संबंध तो है, लेकिन आधार आधेय भाव नहीं। पट और तंतु के बीच संबंध तो है, लेकिन आधार आधेय भाव है। इसीलिए पट और तंतु वृत्ति नियामक है, और राम और लक्ष्मण जो है वृत्ति अनियामक है। वृत्ति अनियामक। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जहां जहां वृत्ति नियामक संबंध आप देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे थॉट क्या होता है, थॉट को हम लैंग्वेज में एनालाइज करते हैं। मैंने कहा था आपको कि इस थॉट को हम लैंग्वेज में करते हैं, विचार को भाषा में व्यक्त करते हैं। और जब आपने देखा कि ये घट है और ये भूतल है, ये जगत में है, और जब ये आपको ये ज्ञान हुआ, घट और भूतल, जब आपको ये ज्ञान हुआ तो भाषा में इसको कहेंगे आप, ये वर्ल्ड है। और ये वर्ल्ड आपके किसी भी प्रोसेस से आपके ज्ञान में, नॉलेज में आया, तो ये वर्ल्ड क्या हो गया? कंटेंट हो गया। अब इस कंटेंट को मुझे लैंग्वेज में कहना है, कैसे कहेंगे? इस ज्ञान को मुझे हम लैंग्वेज में कहना है, कैसे कहेंगे? तो कहा दो तरीके हैं, ये भूतल आधार है और घट आधेय है। एक तरीका यह है कि आप ये कहें, आधार में आप लगा दे सप्तमी विभक्ति, भूतले घट। ये भूतले घट अपने आप में स्पष्ट कह रहा है कि भूतल में लगा दिया आपने सप्तमी, यानी कि भूतल आधार है। और आधार कब होगा?
जब आधेय होगा। आधेय के बिना आधार हो ही नहीं सकता। भूतल जब आधार है तो अपने आप घट जो है आधेय बन गया। तो या तो आधार में सप्तमी लगा दे, भूतले घटा, या एक रास्ता और है, आप क्या करें, आधेय पदार्थ में मत्वर्थीय प्रत्यय लगा दे। मत्वर्थीय प्रत्यय होता है मतुप वतुप, घटवत, पलवत, हनवत, कुंडलवत। नहीं तो ये क्या होगा, घटवत भूतलम। अब देखिए ये दोनों ही जो लैंग्वेज है, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको पहले ही दिन कि विचार को भाषा में व्यक्त, और जब भाषा को आप सुनते हो तो लैंग्वेज के एनालिसिस के थ्रू आप विचार के पास पहुंच सकते हो। आपने सुना भूतले घटा, जैसे ही आपने सुना भूतले घटा और आपने देखा कि सप्तमी लगी हुई है, तो आपको यह समझ में आ गया कि भूतल जो है वो अधिकरण है। और भूतल अधिकरण कब बनेगा, भूतल आधार कब बनेगा, जब कोई आधेय पदार्थ होगा। और आधेय क्या है, घट। ये आपको यह जो आकृति है, यह जो स्ट्रक्चर है आपके मस्तिष्क में आ गया। तो ये भूतला घटा कहने, भूतले घटा कहने मात्र से ये जो स्ट्रक्चर यहां आपने देखा, जिसको आपने जो जगत में है, जिसका आपको ज्ञान हुआ था, भाषा में आपने कहा था, इसको आपने भाषा में कहा था, भाषा के थ्रू हम फिर दोबारा यहां पहुंच सकते हैं। ऐसे ही जब आपने कहा घटवत भूतलम, घटवत घट वाला है, क्या घट वाला है, भूतल। दोनों ही देखिए, दोनों ही जो भाषा है, दोनों ही भाषा, ये भाषा के दोनों ही जो वाक्य हैं आपको इस सत्य के पास पहुंचा रहा है। तो ये जो भूतले घटा या घटवत भूतलम है, यह दोनों वृत्ति नियामक संबंध में तो स्पष्ट है। लेकिन अगर संबंध वृत्ति और नियामक हो तो क्या करें, वृत्ति नियामक में तो आपने कह दिया, वृत्ति और नियामक में क्या करेंगे, क्योंकि वृत्ति और नियामक में एक समस्या है। वृत्ति नियामक की जब हम बात, वृत्ति और नियामक की जब हम बात करते हैं, तो मैं इसको करते फिर से आगे चलूंगा। जैसे वृत्ति कहा कि वृत्ति और नियामक संबंध जो है, इसमें आप इन ई इस तरह के प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, और इस तरह के, जैसे कहा कि राजकीय मंत्री, राजकीय मंत्री, इस प्रत्यय इत्यादि का प्रयोग करके जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। ये चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। मैं अभी एक दो इसमें 17, 18, 19 ये तीन जो पाठ है उसको मैं छोड़ रहा हूं, दोबारा इस पे आऊंगा क्योंकि संबंध से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो मैं थोड़ा आगे चलता हूं, फिर पीछे हम इसको रखेंगे। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण है उसको समझिए। जैसे मैं कहता हूं घट, ये घट जो है बाह्य जगत की वस्तु है। जब मैं इस घट को जान लेता हूं, जब मैं घट को देखता हूं, तो ये घट क्या होता है, ये हमारे ज्ञान का विषय बन जाता है। यह है ज्ञान, और ये ज्ञान का विषय है घट, ये विषय, ये विषय। और ये विषय, अब ज्ञान कैसा हो गया, विषय वाला। देखिए तीन पदार्थ जो है वो आगे बात करेंगे, उससे पहले यहां देख लेते हैं ये विषय। ये ज्ञान कैसा हो गया, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ज्ञान कैसा है, घट विषयक ज्ञान, घट विषयकम ज्ञानम। ये ज्ञान कैसा, अगर मुझे पट का ज्ञान होता है, ये पट है, ये भी ज्ञान है। अब आपके मन में आएगा कि भाई घट का ज्ञान भी ज्ञान है, पट का ज्ञान भी ज्ञान है, दोनों ज्ञान में क्या अंतर है। तो यह जो ज्ञान है वो घट विषयक ज्ञान है, ये ज्ञान जो है पट विषयक ज्ञान है। क्योंकि इस ज्ञान का विषय घट है और इस ज्ञान का विषय पट है,
इसीलिए यह ज्ञान इस ज्ञान से भिन्न है। अब आपके एक बात है कि ये है घट विषय ज्ञान, और ये इसको अगर मैं कहूं तो ये है पट विषय कम ज्ञान। ये घट विषय ज्ञान है, पट विषय ज्ञान। अब आपके मन में एक बात आएगी, एक प्रश्न होगा, ठीक है ये है विषय, ये क्या हो गया विषय वाला, ये क्या हो गया विषयिन, ये विषयिन। अब आपके मन में यह आएगा कि ये घट है विषय, तो घट विषय का ज्ञान से क्या संबंध है, या इस ज्ञान का घट विषय से क्या संबंध है। यानी कि मैं इसको देखिए कहूं तो घट का जो ज्ञान है इससे क्या संबंध है, या ज्ञान का घट से क्या संबंध है, ये जानना पड़ेगा ना। ये घट विषय है और ये ज्ञान विषयी है, ये पट विषय है और ज्ञान विषयी है। इस विषय का, घट विषय का, ये जो विषयी है ज्ञान, इससे क्या संबंध है, या इस ज्ञान का घट विषय से क्या संबंध है, कैसे होगा, कैसे जानेंगे। तो हमने एक नियम बनाया था, आपको याद होगा, मैंने कहा था सबसे पहले संबंध की जब बात करनी हो तो सबसे पहले देखिए कि प्रतियोगी कौन है और अनुयोगी कौन है। और जब प्रतियोगी अनुयोगी को पहचान लेंगे तो आप केवल और केवल ये नियम लगाइए, अनुयोगी निष्ठ धर्म संबंध, अनुयोगी में रहने वाला धर्म जो है वो संबंध। अब यहां देखिए कि ये ध्यान रखिएगा, अब देखिए घट जो है विषय, ये विषय क्यों है, ये विषय क्यों है, क्योंकि इसमें विषयता है, तो विषयता है। और ये विषयी क्यों है, इसमें विषयीता है, विषयीता। अनुच्छेद पढ़ा था ना, ये विषय, ये पेन क्यों है, ये कलम क्यों है, तो कलमत्व है। ये विषय क्यों है, तो विषयता है। ये विषयी क्यों है, तो विषयीता है। अब देखिए, अब यहां देखिए घट से ज्ञान का क्या संबंध है। अब देखिए यहां मैंने क्या किया है, घट से ज्ञान का संबंध रखा है। जिसका संबंध की बात हम कर रहे हैं वो है प्रतियोगी, और जिससे संबंध की बात कर रहे हैं वो है अनुयोगी। तो घट हो गया प्रतियोगी और ज्ञान हो गया अनुयोगी। और ये ज्ञान क्या है, विषयी है ना। ज्ञान क्या है, विषयी। तो विषयी में क्या रहता है, विषयीता। तो ये है ज्ञान हो गया विषयी, इसमें क्या रहता है, विषयीता। तो घट जो है ज्ञान से किस संबंध से जुड़ा हुआ है, विषयीता संबंध से। और ज्ञान घट से कैसे जुड़ा हुआ है, अगर यहां करें ज्ञान घट से तो क्या होगा, प्रतियोगी बदल जाएगा, प्रतियोगी हो जाएगा ज्ञान और अनुयोगी हो जाएगा घट। अब घट क्या है, विषय। तो विषय में क्या रहता है, विषयता। तो ज्ञान घट से विषयता संबंध से जुड़ा हुआ। तो कहता है क्या है कि जो ज्ञान और विषय है, ज्ञान और विषय के बीच का संबंध जो है वह भी वृत्ति और नियामक संबंध है। विषयता विषयिता च इति अपरौ द्वौ वृत्ति और नियामकौ संबंधौ स्तः। जो विषयता और विषयिता, ये दोनों जो है ये भी वृत्ति और नियम। विषयता कहां रहेगा, विषय में रहेगा विषयता, और विषयिता कहां रहेगा, विषयीन में रहेगा विषयिता।
आपको केवल ध्यान ये रखना है कि अनुयोगी कौन हो रहा है और प्रतियोगी कौन हो रहा है। अगर विषय अनुयोगी है तो ज्ञान प्रतियोगी हो जाएगा। तो अगर ज्ञान से विषय का संबंध मुझे देखना है तो ज्ञान से विषय का संबंध क्या होगा? विषयता। लेकिन अगर विषय से ज्ञान का संबंध देखना हो तो प्रतियोगी अनुयोगी क्या हो जाएगा? ज्ञान का संबंध क्या हो जाएगा? विषयिता। इसी बात को कह रहा है विषयता विषयिता च इति अपरो द्वो वृत्ति और नियामक संबंधौ स्तः तत्र विषयाः घटपटादयो। और देखिए न्याय दर्शन आपके मन में आएगा कि विषय क्या क्या हो सकता है। 100 विषयक पदार्थ की बात करता है। न्याय दर्शन कहता है कि 3 पदार्थ जो है वो 100 विषयक है। 100 विषयक पदार्थ 3 है। क्या क्या? ज्ञान, इच्छा, एक मिनट, एक और पदार्थ है। सविषयक पदार्थ 3 है, ज्ञान, इच्छा और कृति। एक मिनट, ज्ञान, इच्छा, कृति जो 100 विषयक पदार्थ है। 100 विषयक पदार्थ मतलब देखिए ज्ञान जब भी कभी होगा उसका कोई ना कोई विषय होगा। मैं कहता हूं ज्ञान, किसका ज्ञान? ये घट है, मुझे घट का ज्ञान होता है, मुझे घट का ज्ञान होता है, मुझे पट का ज्ञान होता है। जिसका ज्ञान होता है वो है विषय। ऐसी इच्छा, सुख की इच्छा, सुख क्या हो गया? विषय। ऐसा नहीं है कि बिना किसी विषय का इच्छा जब भी होता है आपको तो आपको किसी न किसी वस्तु की इच्छा होती है, किसी विषय की इच्छा होती है। तो इसे 3 जो है ज्ञान, इच्छा और कृति, ये 100 विषयक पदार्थ है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ज्ञान का कोई न कोई विषय होता है। हम देखते हैं कि इस ज्ञान का कोई न कोई, इस ज्ञान का विषय घट है। ज्ञान का विषय घट हो सकता है, ज्ञान का विषय पट हो सकता है, ज्ञान का हम सुखी हैं, सुख का ज्ञान, दुख का ज्ञान, ये सब जो है आप देखते हैं जब आपको ज्ञान होता है तो ज्ञान किसी न किसी वस्तु का होता है। तो जिस वस्तु का ज्ञान आपको होता है वो वस्तु विषय कहलाती है। इसी प्रकार इच्छा, कृति, ये सब जो पदार्थ है, सब विषयक पदार्थ है, उसका कोई ना कोई विषय होता है। तो अब आपको क्या करना है, देखना है यहां कि जो जितने भी सविषयक पदार्थ हैं वो सभी सविषयक पदार्थ में एक होगा अनुयोगी और एक होगा प्रतियोगी। सभी सविषयक पदार्थ में क्या होगा? एक होगा अनुयोगी और एक होगा प्रतियोगी। अगर संबंध को हम देखना चाहेंगे, जैसे आपने यहां देखा, आपने यह है विषयी और यह है विषय। अब मुझे अगर इनके संबंधों को देखना है, एक हो जाएगा अनुयोगी, एक होगा प्रतियोगी। और इसके अनुयोगी और प्रतियोगी को जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने संबंध के बारे में बताया था, एक दिशा हमें देखना होगा। सबसे बड़ी बात, इस ग्रंथ को समझने के लिए संबंधों के बारे में जो बात की गई है उसको बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है।
जैसे मैंने बताया था कि ए बी से संबंधित है। अब ए बी से संबंधित है, इस बात को मैं तीन तरीके से कह सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि ए इज रिलेटेड टू बी, मैं ये भी कह सकता हूं बी इज रिलेटेड टू ए, मैं ये भी कह सकता हूं ए और बी के बीच में संबंध है, मैं ये भी कह सकता हूं बी और ए के बीच में संबंध है। जब मैं कहता हूं कि ए और बी के बीच में संबंध है और बी और ए के बीच में संबंध है, तो यहां कोई डायरेक्शन, यहां कोई दिशा तय नहीं है। लेकिन इन दिनों में देखिए अब दिशा तय है, ए जो है बी से संबंधित है और बी ए से संबंधित है। तो ये जो है, ये इस दोनों को देखिए आप, ये एक सामान्य विधान है, एक जनरली कह दिया गया, लेकिन ये दोनों विशिष्ट विधान है। यह आपको बता दिया गया है कि ए बी से संबंधित है, बी ए से संबंधित है, यह ए संबंधित है और बी से संबंधित है। यह आपको बड़ी बताया गया है कि दोनों में कौन संबंधित है और किससे संबंधित है। तो जहां जिस वाक्य में आपको ये दिशा बता दिया गया हो, उस वाक्य में आपको पहले तय करना पड़ेगा कि अनुयोगी कौन है और प्रतियोगी कौन है। जब मैं कहता हूं कि ए इज रिलेटेड टू बी, जो संबंधित है वह है प्रतियोगी, और जिससे संबंधित है वह है अनुयोगी। और जब आपने अनुयोगी और प्रतियोगी की पहचान कर ली, तो अनुयोगी में जो रहने वाला धर्म है वही धर्म संबंध है। अगर आपको यह कहना हो ए बी से किस संबंध से संबंधित है, ए बी से संबंधित है, संबंध बताइए। तो ए जो है हो गया प्रतियोगी, बी हो गया अनुयोगी, और बी में रहने वाला जो धर्म है वही धर्म से ए जो है बी से जुड़ा हुआ है। इस बात को मैंने कहा था कि जैसे देखिए, पिता पुत्र से संबंधित है। अब देखिए यहां दिशा दे दिया गया, पिता पुत्र से संबंधित। अगर आपको यह कह दिया जाए पिता और पुत्र के बीच में संबंध है, यहां दिशा नहीं है। मैं अगर कहूं पुत्र और पिता के बीच में संबंध है, यहां भी कोई दिशा नहीं है, ये सामान्य कथन। लेकिन मैं कहूं कि पिता पुत्र से संबंधित है, मैं अगर कहूं पुत्र पिता से संबंधित है, यहां देखिए आपने डायरेक्शन बना दिया है, पिता का पुत्र से संबंध। इस वाले केस में क्या हुआ, ये पहले केस में क्या हो गया कि पिता हो गया प्रतियोगी और पुत्र हो गया अनुयोगी। अब पिता और पुत्र के बीच के संबंध को जानना है। पुत्र हो गया अनुयोगी, तो अनुयोगी पुत्र में रहने वाला धर्म क्या है, पुत्रत्व। तो पिता पुत्र से पुत्रत्व संबंध से संबंधित है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं पुत्र पिता से संबंधित है, तो पुत्र हो गया प्रतियोगी, पिता हो गया अनुयोगी, और पिता में रहने वाला धर्म है पितृत्व। तो पुत्र पिता से पितृत्व धर्म से संबंधित है। ऐसे ही जो है संबंधों में जब हम बात करेंगे, तो सविषयक पदार्थ जितने भी हैं, ज्ञान इच्छा और कृति, उन सविषयक पदार्थों में विषय और विषयी का संबंध जो होता है, विषय और विषयी का संबंध हम ऐसे ही करेंगे। यहां समय कहा कि घट का हमें ज्ञान हुआ, तो घट क्या हो गया, विषय, और ज्ञान क्या हो गया, विषयीन। इस विषयीन में क्या रहता है, विषयिता। घट है विषय, इसमें क्या रहेगा, विषयता। अगर मुझे देखना है, अब अगर मैंने घट से ज्ञान का संबंध देखना है, मुझे घट विषय से ज्ञान का संबंध, तो घट क्या हो गया, प्रतियोगी, और ज्ञान हो गया अनुयोगी। ज्ञान क्या है, विषयी, इसमें क्या रहेगा, विषयिता। तो घट ज्ञान से विषयिता संबंध से जुड़ा हुआ है।
घट ज्ञान से विषयिता संबंध से जुड़ा हुआ है, और ज्ञान घट से कैसे जुड़ा हुआ है? ज्ञान हो गया प्रतियोगी, घट हो गया अनुयोगी, ये जुड़ा हुआ है विषयता। तो ज्ञान घट से विषयता संबंध से और घट ज्ञान से विषयिता संबंध से जुड़ा हुआ है। तो विषय इसका नाम दे दिया गया विषयता विषयिता। घट जो है विषय है और ज्ञान विषयी है। ये घट विषय क्यों है? क्योंकि विषय में विषयता रहता है और विषयी में विषयिता रहता है। इसी बात को ये कह रहे हैं। विषयता विषयिता चेति अपरौ द्वौ वृत्ति नियामकौ संबंधौ स्तः तत्र विषयाः घटपटादयो ज्ञानेच्छादौ विषयिता संबंधेन वर्तन्ते। जो घट विषय है, ये घट विषय घट ज्ञान से विषयिता संबंध से जुड़ा हुआ। घट विषय घट इच्छा से विषयिता संबंध से जुड़ा हुआ। घट विषय घट कृति से विषयिता संबंध से जुड़ा हुआ। लेकिन विषयता संबंधेन च ज्ञान इच्छादयो घटपटादौ विषये तिष्ठन्ति। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान विषयता संबंध से घट से जुड़ा। तो जो भी कुछ है, ज्ञान इच्छा कृति, ये तीनों सविषयक पदार्थ है। ज्ञान इच्छा और कृति ये तीनों सविषयक पदार्थ हैं, और यह तीनों ज्ञान हो, इच्छा हो या कृति हो, ये अपने विषय से विषयता संबंध से जुड़े हुए होते हैं, और इनके जो विषय है वो इनसे विषयिता संबंध से जुड़े होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। इसके बाद जो हमने देखा, अभी संबंध के बारे में हमने पढ़ा कि संबंधों में एक अनुयोगी होता है, एक प्रतियोगी होता है, और अनुयोगी और प्रतियोगी के बीच संबंध को जब देखना हो तो अनुयोगी में रहने वाला धर्म जो है वो संबंध कहलाता है। अब इसी बात को ये कहते हैं। मैंने कहा था सबसे बड़ी बात संबंध के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है? संबंध जब भी कभी होगा वह संबंध उभय अनिष्ट होगा। उभय अनिष्ट कह लीजिए या दुष्ट कह लीजिए। मान लीजिए टेबल से पेन जुड़ा हुआ है, टेबल और पेन के बीच का संबंध क्या है? संयोग। ये संयोग टेबल से भी जुड़ा हुआ और पेन से भी जुड़ा हुआ। मैं कहता हूं पेन टेबल पे, अब टेबल और पेन के बीच का रिलेशन क्या? संयोग। यह संयोग ऐसा नहीं है केवल टेबल में, यह संयोग ऐसा भी नहीं केवल पेन में है, यह संयोग पेन में भी है और टेबल में भी। तो यह संबंध जो है दोनों में है एक साथ। इसीलिए संबंध कैसा हो गया? दुष्ट। दुष्ट संबंध को दुष्ट कहते हैं। और ये संबंध टेबल और पेन दोनों से भिन्न है। ये ना तो टेबल है ना पेन है, ये दोनों से भिन्न है। इसी बात को कह रहा है, संबंधो यद्यपि उभय निष्ठः यथा कुंड वदरादयोः संबंधः कुंडे वदरे च अस्ति। जैसे मैं कहा कि पात्र है कोई, कुंड कहते हैं उसको, और कुंड में बदर है। अब ये संबंध संयोग है। ये संयोग संबंध बदर और कुंड दोनों में है। ऐसा नहीं है कि संयोग केवल कुंड में है, ऐसा भी नहीं कि संयोग केवल बदर में है। ये संयोग कुंड और बदर में एक साथ है। का संबंधो यद्यपि उभय अनिष्ठः यथा कुंड वदरादयोः संबंधः कुंडे वदरे च अस्ति तथापि केनचित् संबंधेन कश्चिदेव कुत्रचिदेव तिष्ठति। लेकिन ये संयोग जो है बदर में कुंड में तो है,
इसके बावजूद यह वदर संयोग संबंध से कुंड में रहता है, संयोग संबंध से वदर कुंड में रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुंड वदर में रहने रहे। तो कहता है कुछ जो संबंध से जहां रहता है, एक्स किसी रिलेशन से वाई में रहता है, एक्स जेड रिलेशन से वाई में रहता है। तो कहा कि केनचित संबंधेन, किसी संबंध से, कश्चिदेव कुछ, कुत्रचिदेवी कहीं, कुत्रचिदेव तिष्ठति, किसी संबंध से कोई कहीं रहता है। यथा जैसे संयोगेन संबंधेन, संयोग संबंध से कुंडे वदरम तिष्ठति, संयोग संबंध से वदर जो है कुंड में रहता है, संयोग संबंध से वदर कुंड में रहता है। संयोग संबंध से कुंड कुंड जो है वदर में नहीं रह सकता। जैसे मैं कहता हूं भूतले घटः, भूतल में घट, भूतल में घट संयोग संबंध से रहता है। तो संयोग संबंध से घट भूतल में रहता है, संयोग संबंध से वदर कुंड में रहता है। संयोग संबंध से कुंड वदर में नहीं रह सकता, संयोग संबंध से भूतल घट में नहीं रह सकता। संयोग संबंध से घट ही जो है वो भूतल में रहेगा, संयोग संबंध से वदर ही है जो कुंड में रहेगा। तो कहा यथा संयोगेन संबंधेन कुंडे एव वदरम तिष्ठति, इस केस में संयोग संबंध से कुंड में वदर रहता है। ऐसे ही भूतले एव घट, भूतल में ही घट रहेगा, घट में भूतल नहीं रहेगा। अत्र कारणम एतत्, कारण बता रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो कहा संबंधस्य, संबंध में एक प्रतियोगी होता है, संबंध में एक प्रतियोगी होता है और दूसरा अनुयोगी होता है। संबंधस्य एकम प्रतियोगी अपरंच अनुयोगी भवति। भाई संयोग संबंध से वदर जो है वही कुंड में रहेगा, कुंड वदर में नहीं रह सकता। घट में घट भूतल पर ही रहेगा, भूतल पर घट नहीं रह सकता। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि संबंधों में एक अनुयोगी होता है और एक प्रतियोगी होता है। अभी अनुयोगी कौन है, प्रतियोगी कौन है? तो कहता है यस्य संबंधस्य यत् प्रतियोगी भवति तेन संबंधेन तत् एव तिष्ठति। संबंध से जो प्रतियोगी होता है ना, जो प्रतियोगी होता है वह संबंध से रहता है। यच्च यस्य संबंधस्य अनुयोगी भवति, और जहां रहता है वह क्या है? अनुयोगी। यथा कुंड वदरयोः संयोगे वदरम प्रतियोगी, जैसे कुंड और वदर में, कुंड और वदर में क्या है? कुंड और वदर में संयोग, अगर संबंध को देखिए आप तो कुंड और वदर में ये वदर जो है ये है कुंड वदरयो संयोगे वदरम प्रतियोगी, वदरम प्रतियोगी और कुंड जो है वो अनुयोगी। संबंध के दृष्टिकोण से जब अनुयोगी और प्रतियोगी को देखेंगे, इसका मानक है, क्या मानक है? जो रहता है और जिसमें रहता है। जिस संबंध से, संयोग संबंध से वदर कुंड में रहता है, वदर प्रतियोगी, और संयोग संबंध से वदर कुंड में रहता है तो कुंड अनुयोगी। तो धर्म धर्मिणोः संबंधे संबंधस्य धर्मः, धर्म धर्मी और संबंध में कहता है, धर्म धर्मी संबंध में अगर देखें
तो संबंधस्य धर्मः प्रतियोगी धर्मी च अनुयोगी। इस संबंध का जो धर्म है वह प्रतियोगी और धर्मी अनुयोगी। अतएव धर्म एव धर्मिणी वर्तते न तु धर्मी धर्मे। इसीलिए धर्म जो है वो धर्मिणी में रहता है, धर्म धर्मिणी में रहता है, धर्मी धर्म में नहीं रहता। धर्म धर्मिन में रहता है, धर्मिन धर्म में नहीं रहता। ऐसा बात ये कह रहे हैं। इसके बाद अगला है, इसी बात को एक्सपेंड कर रहे हैं। यच्च यत्र वर्तते, यच्च यत्र वर्तते तत्तश्च आधेयम्। जो जहां रहता है, मान लीजिए एक्स वाई में रहता है, तो एक्स जो है वाई का आधेय हो गया। एक्स वाई में रहता है तो एक्स आधेय हो गया। किसका आधेय? वाई का। ये ध्यान रखिएगा। यच्च जो यत्र वर्तते, एक्स वाई में रहता है तो यह यच्च यत्र वर्तते तत्तस्य आधेयम्। जो जहां रहता है वह उसका आधेय। एक्स वाई में रहता है तो एक्स वाई का आधेय है। आधेय आश्रित अलग अलग कह सकते हैं, आधेय आश्रित तद्वृत्ति कुछ कह लीजिए। और यत्र तु यत् वर्तते, और जहां रहता है तत्तस्य अधिकरणम, अधिकरण आधार आश्रय कुछ भी कहे। अब देखिए एक्स वाई में रहता है तो एक्स वाई का आधेय होगा। एक्स वाई में रहता है तो एक्स वाई का आश्रित है। एक्स वाई में रहता है तो एक्स वाई का वृत्ति। ऐसे ही हम वाई को एक्स का अधिकरण आधार आश्रय कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं कुंड और वदर का उदाहरण लिया था। कुंडे भद्रम, अब यहां देखिए कुंडे भद्रम गृहे पटो। अब गृह में पट किस संबंध से रहता है? संयोग। वदर कुंड में किस संबंध से रहता है? संयोग। तो कहता कुंडे भद्रम गृहे पटो वर्तते। अब यहां देखिए संयोग संबंध से वदर कुंड में रहता है। वदर क्या हो गया? आधेय। संयोग संबंध से वदर कुंड में रहता है तो कुंड क्या हो गया? आधार। ऐसे ही संयोग संबंध से पट गृह में रहता है तो गृह हो गया आधार। संयोग संबंध से पट रहता है तो ये हो गया आधेय। लेकिन ये आधार और आधेय है। देखिए ध्यान दीजिएगा, संयोग संबंध से कुंड में वदर है, इसलिए कुंड के हिसाब से वदर आधेय है। संयोग संबंध से वदर कुंड में रहता है तो वदर के हिसाब से कुंड आधार है। तो वदर के अकॉर्डिंग, वदर के हिसाब से, वदर के अनुसार कुंड आधार है। पट के अनुसार गृह जो है आधार आधार है। इसीलिए आधार से निरूपित, आधार के द्वारा, कुंड के द्वारा हम वदर में आधेय की व्याख्या करते हैं। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि वदर में जो आधेय है, वदर में जो ये वदर आधेय क्यों है? क्योंकि इसमें रहता है आधेयता। और कुंड आधार क्यों है? इसमें रहता है आधारता।
तो वदर में जो रहने वाला आधेयता है इसको कौन बता रहा है? कुंड में रहने वाला आधारता। कहता यच्च यस्य आधेयम, जो जिसका आधेय है। वदर आधेय किसका है? कुंड का। पट आधेय किसका है? गृह का। इस आधार का ये आधेय है ना, इस आधार का ये आधेय है ना। तो पट में जो पट जो आधेय है वो गृह आधार के अनुसार, वदर जो आधेय है कुंड आधार के अनुसार। कहता यच्च यस्य आधेयम, जो जिसका आधेय है। तस्मिन् तन्निरूपिता वृत्तिता तिष्ठति। जब मैं कहता हूं ये वदर आधेय कैसे है, तो कुंड कुंड निरूपित कुंड निरूपित आधेयता वान वदरम। आधेयता कहाँ है? वदर में है ना। तो कुंड, और ये कैसे होता है? तो कुंड निरूपित, ये कुंड आधार है तभी आधेय। तो कुंड निरूपित आधेयतावान वदरम। ऐसे सुबह कैसे बोलेंगे? गृह निरूपित आधेयतावान पट। देखिए, क्योंकि वदर में जो आधेयता है, वदर में आधेयता तब है जब कुंड आधार है। वदर की आधेयता की व्याख्या ये करता है, इसलिए कुंड निरूपित आधेयता जो है वदर में, गृह निरूपित आधेयता जो है पट में। इस बात को ये कहता है। आज हम लोग क्या करेंगे कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक आध उदाहरण लेकर के इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग कल इसकी को डिटेल में और पढ़ेंगे, कल इसको डिटेल में और देखेंगे। कुछ स्पष्ट हुआ? जी कुणाल जी। जी सर, जी सर। तो आज हम लोग उसमें प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और ग्रुप पे डालिए उसको बुला कर। ठीक है, कैसे आधेयता होता है एक आध एग्जाम्पल लेकर के देखिए। भूतले घटः गृहे पटः, नहीं पुष्पम पुष्पत्वम, पुष्प में पुष्पत्व है। पुष्पत्व क्या हो गया? आधेय। पुष्प क्या हो गया? आधार। तो ऐसे एग्जाम्पल्स लेके कुछ प्रैक्टिस कीजिए। देखिए धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं नवन्याय लिखने की तरफ। कैसे अब लिखा जाए नवन्याय, इसका हम लोग करेंगे, धीरे धीरे प्रयास करेंगे। आज लगता है संडे है, कुछ सब लोग बाहर है, कुछ कम लोग आज हम लोग जुड़े हैं, कोई बात नहीं। सबको स्पष्ट हो रहा है? जी सर। विजय जी, विजय सर। ये जो आवाज नहीं आ रही है आपकी, स्पष्ट हो रहा है कुछ? मैं कह पा रहा हूं अपनी बात? थैंक यू। कौशल जी, अब इसको प्रैक्टिस करना है आज। जी सर। हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अपने सोचिए, कई सारे एग्जाम्पल हैं। पुष्प में पुष्पत्व है। पुष्पत्व क्या हो गया? आधेय। पुष्प क्या हो गया? आधार। तो पुष्पत्व में जो आधेय है वो पुष्प के द्वारा निरूपित होता है। तो पुष्प निरूपित आधेयतावान पुष्पत्व। ऐसे करके 4-5 एग्जाम्पल आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग कल इसको जुड़ते हैं, कल करते हैं इसको। ठीक है? जी सर। ठीक है, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। कल मिलते हैं।